ओके देखो, वैसे तो आज हम फ्लूइड चालू करेंगे, लेकिन फ्लूइड से पहले जो अपना वो चैप्टर था ना, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला, उसके कुछ क्वेश्चंस मुझे तुम्हें कराने है ना। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या कराना है बेसिकली आपको, है ना। तो अब तुम ध्यान से सुनना। टॉपिक वैसे तो आज का टॉपिक अपना क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इस क्लास के एंड में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स चालू कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। मतलब क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वियर्ड है। तो क्वेश्चन है ये कि स्टील is more elastic, steel is more elastic than rubber। तो एक पता है, एक इलास्टिक जो अपन अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं, अपने लिए इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि अपन किसी चीज को कितना आसानी से खींच सकते हैं। अपन ये देखते हैं ना, अपन कहीं पैजामा वैजामा खरीदने जाते हैं तो अपन खींच के देखते हैं और यार ये पैजामा खींचा रहा है कि नहीं खींचा रहा है। तो अपने लिए इलास्टिक वो होता है, लेकिन फिजिक्स में इलास्टिक कुछ और होता है। तो फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में ये स्टेटमेंट याद रखना कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। अब इसका मतलब क्या है, देखो आपको याद है इलास्टिक, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इलास्टिक कितना ज्यादा इलास्टिक है डिपेंड किस पे करता है, यंग्स मॉडुलस पे। याद है कि अगर आपका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो आपका मटेरियल ज्यादा इलास्टिक होगा, अगर आपका यंग्स मॉडुलस कम है तो आपका मटेरियल इलास्टिक कम होगा। तो किसी भी मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी उसके यंग्स मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और तुम्हें ये फॉर्मूला याद है, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। याद है हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस को अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब तुम मुझे एक बात बताओ, सब ध्यान से सुनना। अगर आप स्टील का एक रोड लो, मतलब आप एक रोड लो स्टील का, और आप एक रोड लो रबड़ का, एक रोड किसका लो आप, रबड़ का। आप मुझे बताओ, सोचना, आप दोनों पे बराबर फोर्स लगाओ। स्टील का जो रोड है उस पर भी फोर्स लगाओ, रबड़ का जो रोड है उस पर भी फोर्स लगाओ। चेक करो कौन ज्यादा खींचाएगा। सोचो कौन ज्यादा खींचाएगा। आपके पास एक स्टील का रोड है, आपके पास एक रबड़ का रोड है, आप दोनों पे फोर्स लगाओ। देखो तुम इतनी कितनी भी कोशिश कर लो, स्टील को अपन अपने हाथ से नहीं खींच पाते, है ना। स्टील मजबूत होता है। तो आप स्टील पे भी स्ट्रेस लगाओ, आप रबड़ पे भी स्ट्रेस लगाओ, चेक करना रबड़ का स्ट्रेन ज्यादा होगा, स्टील का स्ट्रेन कम होगा। तो जिसका स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस कम होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो रबड़ में स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रबड़ का यंग्स मॉडुलस कम होगा, इसलिए आपका रबड़ का इलास्टिसिटी कम होता है। तो फिजिक्स के हिसाब से लिखो अपनी कॉपी में, फिजिक्स के हिसाब से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज द स्ट्रेन विल बी मोर इन रबड़, बिकॉज द स्ट्रेन विल बी मोर इन रबड़। तो रबड़ में स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रबड़ का यंग्स मॉडुलस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। दक्ष, देखो डाउट है कि समझ में आया कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, आ गया सर। क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी यंग्स मॉडुलस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो एक तुम स्टील की रोड लो, एक तुम रबड़ की रोड लो, दोनों पे बराबर फोर्स लगाओ। यार स्टील बहुत मजबूत होता है, तुम तुम्हारे हाथ से नहीं खींच पाओगे, लेकिन रबड़ पता है अपने हाथ से भी खींचा जाता है। तुम कभी अपना इरेजर लेना, इरेजर जो तुम यूज करते हो, एक हाथ से पकड़ना, दूसरे हाथ से खींचना, देखना थोड़ा बहुत तो पक्का खींचाएगा। तो रबड़ में स्ट्रेन ज्यादा होगा तो रबड़ का यंग्स मॉडुलस कम होगा, इसलिए रबड़ कम इलास्टिक है और स्टील ज्यादा इलास्टिक है। लिख लो और इसके आगे 3 स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक तो मुझे तुम्हें ये क्वेश्चन कराना था, एक मैंने एक और क्वेश्चन सोच रखा था। ये इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार प्लीज यार। और आप अपना अपनी अपनी मन की भाषा में लिख सकते हो, ऐसा कोई रटन विद्या करने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया अपने तरीके से समझाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिंदी में मत लिख देना। ओके, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं। किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। फाल्गुनी कोई डाउट है, किंजल वंश कोई डाउट है, अभिजीत कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। ओके कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, ये एक और क्वेश्चन है जो अपनी बुक में पीछे है। अपनी बुक में पीछे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को तुम ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन क्या है, देखो एक दीवार है और उस दीवार से आपका एक मास अटैच है। मान लो कि ये वाला मास है आपका m1, और ये जो ऊपर वाला वायर है ना, सपोज करो आपकी लेंथ दे रखी है L1,
इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 और इसका यंग्स मॉडुलस है Y1, और फिर नीचे इसके नीचे एक और मास लटक रहा है, मान लो ये मास है M2, और ये जो नीचे वाला वायर है मान लो इसकी लेंथ है L2, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 और इसका यंग्स मॉडुलस है Y2। तो मेरा क्वेश्चन है, देखो आप खुद सोचो कि अगर आप इस वायर से इस मास को टांगोगे तो ये मास तो थोड़ा बहुत तो वायर को खींचेगा, तो ऊपर वाले वायर में भी थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा, नीचे वाले में भी डिफ्लेक्शन होगा। तो मान लो ऊपर वाले में डिफ्लेक्शन है डेल L1 और नीचे वाले में डिफ्लेक्शन है डेल L2। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप डेल L1 और डेल L2 कैसे निकालोगे। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर रहा हूं। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मान लो कि इस वायर में टेंशन है T2 और मान लो ऊपर वाले वायर में टेंशन है T1, तो अपन पहले M2 का एफबीडी बनाते हैं। किसका? M2 का। तो ये M2 का एफबीडी बना रहा हूं। देखो दुनिया में कोई भी मास है तो उसमें नीचे की तरफ एक फोर्स पक्का लगता है, कौन सा लगता है? mg लगता है, तो mg लगा दिया। M2g क्यों लगाया? क्योंकि मास M2 है। पर इस M2 के ऊपर क्या है? T2। तो M2 के ऊपर क्या है? T2 हो गया, और तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, नॉर्मल लग ही नहीं रहा है, स्प्रिंग है ही नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, नीचे की तरफ mg ऊपर की तरफ टेंशन, लेकिन ये तो स्टेशनरी है, मतलब T2 किसके बराबर आ गया? M2g के। उसी तरीके से अब आप M1 का एफबीडी बनाओ, तो डॉट बनाओ M1 के लिए। दुनिया में कोई भी मास है तो उस पर नीचे की तरफ mg पक्का लगता है, तो इस M1 पे नीचे की तरफ क्या लगेगा? M1g। अब तुम ध्यान से सुनना, देखो M1 के ऊपर रस्सी है तो ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी T1 से, और M2 के नीचे रस्सी है, नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी T2 से। लेकिन M1 भी स्टेशनरी है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो T1 किसके बराबर आ जाएगा? M1g प्लस T2 के, और T2 क्या है आपका? M2g। तो T1 कितना आ गया? M1g प्लस M2g। सॉरी, T1 कितना आ गया? ये, और T2 कितना है? ये। किसी को इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ सकता है कि सर ये दोनों कैसे आए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर डेल्टा L1 और डेल्टा L2 का क्या रोल है? रोल कुछ नहीं है, अपने को निकालना है। देखिए ना, अगर जैसे मान ले, तूने भी कभी कभी घर में देखा होगा, जैसे मान ले कि अपने पास, मान ले तेरे पास मान ले कोई रबड़ का वायर है, रबड़ का, और तू उस रबड़ के वायर पे नीचे एक मास टांग दे, तो तेरा रबड़ का वायर थोड़ा खिंचाता है कि नहीं खिंचाता है? थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन कैसे पता पड़ेंगे कितनी लेंथ बढ़ी, तो मैं वो तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं, लेकिन वो सिखाने के लिए पहले मुझे टेंशन निकालनी पड़ेगी। ओके सर। किंजल, आपको कहां पे डाउट आ रहा है? देख पहले मैंने M2 का एफबीडी बनाया, देख कैसे बनाया। मैंने एक डॉट लगाया, और दुनिया में कोई भी मास होता है ना उस पे mg नीचे पक्का लगता है, तो इस M2 पे नीचे क्या लगेगा? M2g। और देख M2 के ऊपर रस्सी है, उसमें टेंशन कितनी? T2। रस्सी अपनी तरफ खींचती है, तो ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी, तो एक फोर्स ऊपर एक नीचे, लेकिन ये मास ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो T2 आ गया तेरा M2g। फिर मैंने M1 का एफबीडी बनाया। कैसे बनाया? देख M1g नीचे लगाया, देख M1 की नीचे वाली रस्सी नीचे खींचेगी तो T2 नीचे, M1 के ऊपर वाली रस्सी ऊपर खींचेगी तो T1 ऊपर, लेकिन ये भी कहीं नहीं जा रहा है, मतलब जितना फोर्स ऊपर उतना नीचे, तो उनको बराबर करके T1 आ गया। अभी भी तुम लोगों को डाउट है तो पूछ सकते हो यार, और इस क्वेश्चन के आगे भी स्टार लगा देना। मैं जितने क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा मैं इन्हीं में से दूंगा तुम्हें एग्जाम में, है ना? कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि फिर मैं इक्वेशन पुट करने जा रहा हूं। दक्ष डाउट है? वंश कोई डाउट है? फाल्गुनी कोई डाउट है? किंजल डाउट है तो पूछो यार, नो प्लीज सर। यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब तुम ध्यान से सुनो। तो अब देखो अपन नीचे वाले वायर के लिए पहले पुट करते हैं। नीचे वाले वायर के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यही होता है। तो नीचे वाला जो वायर है, स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। पर नीचे वाले वायर में टेंशन कितना है? T2, तो फोर्स की जगह T2, और नीचे वाले का एरिया कितना है? A2। नीचे वाले का यंग्स मॉडुलस कितना है? Y2। और स्ट्रेन क्या होता है? कितना खींचाया अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो ये आ गया आपका आंसर। बस आपको T2 की वैल्यू पुट करनी है। उसी तरीके से जो ऊपर वाला वायर है, ऊपर वाला वायर, उसके लिए भी अपन यंग्स मॉडुलस पुट करेंगे। स्ट्रेस इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ऊपर वाले वायर में टेंशन कितनी है? T1। उसका एरिया कितना है? A1। ऊपर वाले वायर का यंग्स मॉडुलस कितना है? Y1। मान लो ऊपर वाला कितना खिंचाया? डेल L1, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? L1। तो ये आ गया इसका क्वेश्चन। बस यहाँ पे T1 पुट कर दो और नीचे वाले में T2 पुट कर दो, यहाँ पे हो गया, डन। बस ये आपका आंसर है। याद रखना, किसी भी वायर के लिए अगर तुम स्ट्रेस लिखते हो ना, तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो जो फोर्स आप लगाओगे वही टेंशन होगी, तो आप F की जगह T लिख सकते हो।
ठीक है, कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो। तो बेसिकली ये 2-3 क्वेश्चन मुझे तुम्हें कराने थे। एक तो वो इलास्टिसिटी वाला कैसे पता करते हैं, और एक ये वाला। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, वरना अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो पहले मुझे। कोई डाउट है किसी को? इसको लिख लो, इसको लिख लो आराम से, कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं तुम्हें एक एक करके इसकी स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को तुम्हें कराऊंगा। जितने स्टेप अपन से हो पाएंगे अपन उतने ही करेंगे, भगाएंगे नहीं, ठीक है? तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहली चीज जो मुझे तुम्हें बतानी है वो होती है डेंसिटी। तो लिखो अपनी कॉपी में, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डिनोट करते रो से, मास को डिनोट करते एम से, वॉल्यूम को डिनोट करते वी से। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास को हम क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और याद रखना, डेंसिटी की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो होती है आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। लिख लो अपनी कॉपी में। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। या फिर डेंसिटी को रो लिखते हैं, मास को एम लिखते हैं, वॉल्यूम को वी लिखते हैं। तो आपका मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा तुम्हारा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? और ये तो देखो तुमने 9th क्लास में भी पढ़ा है, अब मैंने वापस क्यों पढ़ाया। तो मान लो कि ये कोई छोटा सा वॉल्यूम है डीवी। मान लो कोई छोटा सा वॉल्यूम है डीवी, और मान लो कि आपको उसकी डेंसिटी दे रखी है रो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ कि ये जो छोटा सा वॉल्यूम तुम्हें दिख रहा है, इसका छोटा सा मास क्या होगा? तो लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। छोटा सा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। आगे जाके कई जगह मैं सीधा डीएम की जगह ये लिख दूंगा, तब तुम्हें डाउट नहीं होना चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी में, छोटा सा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू छोटा सा वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, ठीक है? ये तुम्हें याद रखना है, इसकी ऐसा यूनिट याद रखना। और डेंसिटी देखो तुम्हें निकालना आती है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है? अब दूसरी चीज, दूसरी चीज है वो ध्यान से सुनना। लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में प्रेशर। वैसे प्रेशर अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन प्रेशर होता क्या है? सो प्रेशर इज बेसिकली परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब इस परपेंडिकुलर फोर्स का क्या मतलब है उसमें मैं आऊंगा, लेकिन प्रेशर होता क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। कई लोग न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर को पा लिखते हैं, पा मतलब पास्कल। लिख लो अपनी कॉपी में। तो प्रेशर की ऐसा यूनिट को अपन ये भी लिख सकते हैं, और तुम चाहो तो पास्कल भी लिख सकते हो। पर फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर क्या होता है? परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आगे जाके अगर मैं तुम्हें प्रेशर पूछूं तो भूलना मत, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं कई जगह फोर्स को सीधा लिख दूंगा प्रेशर इंटू एरिया, तो वहां पे घबराना मत, है ना? तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इंटू एरिया। लिख लो अपनी कॉपी में। और प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनो। अब आप ध्यान से सुनो। तो लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो प्रॉपर्टीज इन फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1। और इस प्रॉपर्टी को तुम ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस प्रॉपर्टी को आप लोग समझना। सपोज करो कि आपके पास कोई कंटेनर है। मान लो कि आपके पास ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में आपका कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है? और मान लो
कि अब इस कंटेनर में मैं एक बॉडी इंसर्ट करता हूं, ये वाली। मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये इस कंटेनर में मैं इंसर्ट कर रहा हूं, तो होगा क्या? अब एक चीज तुम ध्यान से सुनना। एक्चुअली सॉलिड्स में तो क्या होते हैं, अपने जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब अपने एटम्स मूव नहीं करते। लेकिन लिक्विड में क्या होते हैं, आपके एटम कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। तो होगा क्या, इस फ्लूइड के अंदर जितने भी एटम्स है वो इस बॉडी से टकराएंगे, वापस चले जाएंगे। जितने भी एटम्स है, क्योंकि वो कंटिन्यूस मोशन में है, तो रास्ते में तो आपकी बॉडी पड़ी हुई है, टकराएगा चला जाएगा, टकराएगा चला जाएगा। तो याद रखना, अगर आप किसी भी फ्लूइड में कोई बॉडी रखते हो ना, तो उस बॉडी पे किसी भी पॉइंट पे जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर होता है। ऐसा किसी भी पॉइंट पे फोर्स कैसा होता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन अ बॉडी immersed in a fluid is perpendicular to its surface at every point. Is perpendicular to its surface at every point. तो अगर मान लो मैं तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं कि मैंने फ्लूइड में एक मटेरियल को इंसर्ट कर रखा है, मैंने फ्लूइड में एक मटेरियल को इंसर्ट कर रखा है और फोर्स मैंने ऐसे लगा रखा है, तो बताओ इसमें क्या गलती है? तो आपको बताना चाहिए डायग्राम गलत है, क्योंकि फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे फोर्स लगता है ना, तो उस जगह परपेंड, जैसे यहां पे ऐसे लगेगा, यहां पे ऐसे लगेगा, इस पॉइंट पे ऐसे लगेगा, नीचे वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर, सब पॉइंट पे क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। लिख लो अपनी कॉपी में, फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में या फिर किसी भी फ्लूइड में अगर आप किसी बॉडी को इंसर्ट करते हो, तो किसी भी पॉइंट पे आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? दैट विल बी परपेंडिकुलर, है ना? आपका फोर्स कैसा होगा? फोर्स विल बी परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। और ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हें पता है? ऐसा क्यों होगा? किसने वो तो पूछा ही नहीं कि सर ऐसा क्यों होगा। ऐसा क्यों होगा सोच रहे हो? परपेंडिकुलर क्यों होगा? देखो, अगर मान लो कि ये कोई सरफेस है, मान लो कि ये कोई सरफेस है, और सपोज करो कि एक कोई बॉडी है, वो इस तरीके से यहां पर आके टकराती है, तो आप मुझे बताओ, जब आपकी बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो सरफेस क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सरफेस नॉर्मल फोर्स ऐसे लगाएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर सरफेस नॉर्मल ऊपर लगाएगा तो बॉडी नॉर्मल कहां पे लगाएगी? नीचे। न्यूटन्स थर्ड लॉ। और तुम ध्यान से देखो, तो जब ये बॉडी कोलाइड करेगी तो ये कौन सा फोर्स लगाएगी? नॉर्मल। और ध्यान से देखो कैसे लगा रही है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसलिए किसी भी फ्लूइड में आप बॉडी को इंसर्ट करोगे ना, तो हर पॉइंट पे आपका जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक तो ये कंसेप्ट याद रखना। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे जा रहा हूं। सर, ये जो आपने एग्जांपल दिया ना कि नॉर्मल ऊपर लगेगा, नॉर्मल नीचे भी लगेगा, हम्म, तो इसमें mg का कोई रोल नहीं होगा? वो अलग है ना, हर फोर्स अलग होता है। एमजी भी लगेगा, वो भी नीचे लगेगा, बहुत बहुत फोर्स लग सकते हैं। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है तो वो नॉर्मल फोर्स लगाती है। और कैसे लगाती है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाती है। ठीक है, अब लिखो प्रॉपर्टी नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टी नंबर 2, और ये टॉपिक है तुम्हारा बायोंड फोर्स। अपन बचपन से लेके बड़े होने तक बायोंड फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तुम समझते ही नहीं हो। तो टॉपिक लिखो बायोंड फोर्स। अब बायोंड फोर्स होता क्या है, अब तुम सब ध्यान से समझना, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो भी तुम समझना। तो सपोज करो कि ये आपके पास कोई कंटेनर है, मान लो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि इस कंटेनर की जो डेंसिटी है, इस कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है ना, मान लो इसकी डेंसिटी है वो है सिग्मा। क्या डेंसिटी? सिग्मा। और अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। सपोज करो कि मैंने इसमें एक बॉडी इंसर्ट करी, और वो बॉडी इस तरीके से फ्लॉट कर रही है। और तुम ध्यान से देखना, सपोज करो बॉडी का एक हिस्सा बाहर है, देखो ऊपर वाला हिस्सा बाहर है,
और बॉडी का नीचे वाला हिस्सा फ्लूइड के अंदर है। तो याद रखना, अगर आप किसी भी बॉडी को, किसी भी सॉलिड बॉडी को किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो, किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर डालते हो, तो वो फ्लूइड ऊपर की तरफ क्या लगाता है, ऊपर की तरफ लगाता है बायोंट फोर्स। और उस बायोंट फोर्स की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आता है इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के अंदर कितना वॉल्यूम है, इनटू जी। तो तुम ध्यान से देखो, मान लो कि इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम है वो है v, लेकिन जो फ्लूइड के अंदर है वो है v डैश। तो आप मुझे बताओ कि इस बॉडी पे बायोंट फोर्स कितना लगेगा। देखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। दूसरा है वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, तो इस बॉडी का कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, v डैश, तो यहां पे आएगा v डैश इंटू जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बायोंट फोर्स। बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि बायोंट फोर्स निकालते कैसे हैं। तो याद रखना, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप जिस फ्लूइड में डाल रहे हो उसकी क्या डेंसिटी है, इनटू कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि बाहर कितना है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है कि कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, इनटू जी। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। और यहाँ पे साइड में मैंने बायोन्सी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू फ्लोट और टू राइज व्हेन सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड। तो जैसे मान लो आप किसी एप्पल को डालो, तो थोड़ा बहुत वो अंदर रहता है, थोड़ा बहुत बाहर रहता है, क्यों, बायोंट फोर्स के कारण, है ना। जैसे आपकी जो बर्ड्स होती है वो इस तरीके से पानी पे तैरती है, बायोन्सी के कारण, बायोंट फोर्स के कारण। क्योंकि अगर आप किसी भी बॉडी को थोड़ा बहुत भी फ्लूइड के अंदर डालोगे, तो फ्लूइड क्या लगाता है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो हो क्या रहा है, इस एप्पल पे ऊपर की तरफ तो बायोंट फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ mg लग रहा है, और दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, इसलिए ये आराम से तैर सक रहा है। सेम बर्ड के साथ भी हो रहा है, बर्ड पे ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, दोनों फोर्स मान लो बैलेंस कर गए, तो आराम से आपकी बर्ड क्या करती है, तैर पाती है। बायोन्सी के कारण ही आपकी जो शिप्स होती है ना, शिप्स, वो समुद्र पे चल पाती है। अगर बायोंट फोर्स ना होता तो वो हो ही नहीं पाता, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बायोन्सी। और सर हाँ पूछो। सर तो चीजें सिंक क्यों होती है फिर? अगर मान ले कि आपका बायोंट फोर्स mg को संभाल ही नहीं पाया, तो मान ले mg की वैल्यू बहुत ज्यादा है और बायोंट फोर्स की वैल्यू कम है, तो बैलेंस होगा ही नहीं, तो बॉडी चली जाएगी। तो सर इसी केस में वो देखा जाता है कि शिप सिंक्स भी होते हैं फ्लो। हाँ, तो शिप के अंदर पानी भर दे, मान ले शिप के नीचे छेद हो जाए, कई बार होता है ना, शिप के नीचे छेद हो जाता है, तो उस छेद से शिप के अंदर पानी भर जाता है, तो छेद से शिप के अंदर पानी भर जाता है, तो शिप सिंक कर जाती है। इसलिए तुम लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा, अल्ट्रासाउंड पढ़ा था। अल्ट्रासाउंड का ये एप्लीकेशन होता है कि कई वेल्डिंग में क्रैक वगैरह है, तो वो पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। भाई अगर मान लो शिप के नीचे क्रैक रह गया, मान लो कहीं वेल्डिंग में फॉल्ट रह गया, तो वहां से पानी अंदर घुस जाएगा, छेद बड़ा हो जाएगा, शिप डूब जाएगी। तुमने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड आता है 10th क्लास में, एक टॉपिक आता है। सर पर जब ऐसा होता है ना कि 1 मीटर या 1 केजी का वो वेट होता है तो वो सिंक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसे तो तू सोच कि शिप का वजन तो कितना ज्यादा होता है, शिप तो टन्स में होती है यार, ये ऐसा नहीं होता। देख, ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज पानी में तैर रही है, उसी चीज को तू केरोसिन में डालेगी तो डूब जाएगी, है ना। तो आपको अभी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो देख, कोई भी बॉडी सिंक कब करेगी, जब उसका mg बहुत ज्यादा होगा, बायोंट फोर्स कम होगा। लेकिन मान ले कि तेरा बायोंट फोर्स mg को बैलेंस करने में कामयाब है, तो आपकी बॉडी फिर ऊपर ही ऊपर फ्लॉट करती है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा, भी एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूं इसका। ओके पहले सर। इसमें कोई फॉर्मूले में डाउट है तो पूछो कि सर बायोंट फोर्स निकालते कैसे हैं? तो देखो, बायोंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की क्या डेंसिटी है, वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड का मतलब है बेटा आपका कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। जैसे देख इस एप्पल में देख, तो एप्पल का खाली कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है, देख मैं लाल कलर घोट रहा हूं, खाली ये वाला। जैसे बर्ड है, तो बर्ड का कितना वॉल्यूम अंदर है, खाली इतना, तो देखो खाली इतना ही वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखो मैं कराता हूं तुम्हें, एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। सब ध्यान से समझना, मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की डेंसिटी आपको दे रखी है सिग्मा। और मान लो कि यहां पे ऊपर एक क्यूब है,
क्या है, ऊपर एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है ए, ऊपर एक क्यूब है जिसकी साइड लेंथ है ए, और ये क्यूब आधा तो अंदर है और आधा बाहर है, और इस क्यूब की डेंसिटी है रो। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन फाइंड रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा इफ क्यूब इज फ्लोटिंग। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये क्यूब फ्लोट कर रहा है तो आपको बताना है कि रो और सिग्मा में क्या रिलेशन है। रो का मतलब क्या है, रो का मतलब है कि तुम्हारा क्यूब का क्या डेंसिटी है, सिग्मा का मतलब क्या है कि तुम्हारा फ्लूइड का क्या डेंसिटी है। वापस सुनना, तो यहां पे इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आपके पास एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड की डेंसिटी है सिग्मा, इसके ऊपर एक क्यूब तैर रहा है, क्यूब का साइड वॉल्यूम साइड लेंथ है ए, और क्यूब की डेंसिटी कितनी है रो। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये क्यूब इस फ्लूइड के ऊपर तैर रहा है ना, तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। देखो, अगर ये तैर रहा है मतलब ना तो ये नीचे जा रहा है ना ये ऊपर जा रहा है, तो अपन इसका डॉट बनाते हैं। तो मतलब इसमें नीचे की तरफ तो क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बायोन फोर्स। लेकिन ये तो फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम में, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तो बायोन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। तो अब आप मुझे बताओ बायोन फोर्स अपन कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखो, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू, मैंने क्या बोला, आधा क्यूब पानी के अंदर है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो आधा अंदर है मतलब वॉल्यूम की जगह क्या आएगा ए क्यूब बाय 2 इंटू क्या आ जाएगा जी, अब इक्वल टू एम जी। और याद है मैंने इस क्लास के शुरुआत में ही तुम्हें बताया था डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन किसका मास है, क्यूब का, तो क्यूब की डेंसिटी तो रो है और क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब है, इंटू आएगा जी। तो ए क्यूब से ए क्यूब गया, जी से जी गया, चेक करो ये आपका कितना आया, सिग्मा इक्वल टू 2 रो। अब तुम्हें इसमें डाउट है तो पूछो, क्योंकि इस इक्वेशन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो प्लीज यार। दक्ष कोई डाउट है तो पूछो यार। सर सेकंड लास्ट स्टेप एक बार वापस बता देना। देख, बायोंट फोर्स क्या होता है, बायोंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है। मैंने क्या बोला, आधा क्यूब अंदर है, तो वो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है ए क्यूब बाय 2 इंटू क्या आएगा जी इक्वल टू। अब एम क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यार मास तो किसका है बॉडी का, तो बॉडी की डेंसिटी रो, बॉडी का वॉल्यूम ए क्यूब, मास में तो यार पूरा वॉल्यूम लेंगे ना, मास में क्यों वॉल्यूम आधा करेंगे, इंटू जी। तो जी से जी गया, ए क्यूब से ए क्यूब गया, आ गया तेरा आंसर, आ गया, हो गया। हाँ तुम्हें अभी समझ में नहीं आया वापस पूछ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी वापस बताओ। एक क्वेश्चन और करते हैं, छोड़ो अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको छोड़ो, एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। कोई नहीं, आज खाली बायोन तक ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बायोन से निकालना तो सीखोगे कम से कम। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और मान लो कि इस कंटेनर में आपका, ओहो एक सेकंड, मान लो इस कंटेनर में खून भरा हुआ है, सपोज करो कंटेनर में आपका खून भरा हुआ है, ठीक है, और मान लो कि मैं एक सपोज करो मैं लेता हूं एक स्फीयर है, मान लो मैं एक स्फीयर लेता हूं और स्फीयर का इतना पार्ट फ्लूइड के अंदर है, इतना पार्ट, ठीक है, मान लो स्फीयर का ये वाला जो वॉल्यूम है वो है आपका 2πr³, मान लो स्फीयर का रेडियस है r, और मैंने बोला कि जो वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है वो कितना है 2πr³, ठीक है। मान लो फ्लूइड, इस खून की डेंसिटी है सिग्मा, मान लो स्फीयर की डेंसिटी है रो। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ये फ्लोट कर रहा है तो बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो देखो कैसे करते हैं, अगर ये फ्लोट कर रहा है मतलब mg लगेगा नीचे की तरफ, बायोन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और ये फ्लोट कर रहा है मतलब ना ऊपर जा रहा है ना नीचे, मतलब दोनों को बराबर कर दो, तो बायोन फोर्स किसके बराबर हो गया mg के। अब तुम सुनना, बायोन फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम इनसाइड फ्लूइड, कितना वॉल्यूम फ्लूइड के अंदर है 2πr³ इंटू जी, ठीक है। अब mg की जगह मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इस स्फीयर की डेंसिटी कितनी है रो, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 4/3πr³ क्योंकि स्फीयर है, इंटू क्या आएगा जी, तो आपका जी से जी गया, πr³ से πr³ गया, और आपका 2 से 2 गया, तो आपका सिग्मा कितना आया 2/3 रो। ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? कोई डाउट है
तो पूछ लो। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। कोई डाउट है दक्ष? कोई डाउट पूछो यार प्लीज यार, डाउट है तो आप पूछ के खत्म करो उसको। ओके, कोई डाउट नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखो अपनी कॉपी में। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मान लो, सब ध्यान से सुनना, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोई कंटेनर है और मान लो कि इस कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, कोई फ्लूइड है, कोई फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से इस चीज को सुनना। सपोज करो कि ये फ्लूइड स्टेशनरी है। क्या है ये? स्टेशनरी फ्लूइड। तो याद रखना, अगर कोई फ्लूइड स्टेशनरी है तो किसी भी पॉइंट पे देखो, जितना प्रेशर ऊपर से होगा उतना ही प्रेशर इधर से होगा, उतना ही प्रेशर इधर से होगा, उतना ही प्रेशर नीचे से होगा, उतना ही प्रेशर इधर से होगा, उतना ही इधर से होगा, और उतना ही इधर से होगा, और उतना ही इधर से होगा। तो मान लो ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, ये P6 है, ये P7 है, ये P8 है। तो याद रखना, ये सारे प्रेशर एक दूसरे के बराबर होंगे। P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 इक्वल टू P4 इक्वल टू P8। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों? अब उसको समझना, ऐसा क्यों होगा। तुम खुद मुझे बताओ कि अगर मान लो कोई प्लेट है, उस पे ऊपर से प्रेशर कम है, नीचे से प्रेशर ज्यादा है, तो आपकी प्लेट कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो अगर कभी भी प्रेशर डिफरेंस होता है ना, तो वहां पे चीजों का मूवमेंट होता है। ध्यान से सुनना, अगर कहीं पे भी आपका प्रेशर का डिफरेंस होता है ना, तो वहां पे चीजों का क्या होता है? मूवमेंट होता है। क्या होता है? चीजें मूव कर जाती है। जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, आप इधर से ज्यादा प्रेशर लगाओ, इधर से कम प्रेशर लगाओ, तो आपकी बॉडी कहां चली जाएगी? इधर चली जाएगी। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये स्टेशनरी फ्लूइड है, मतलब यहां पे आपका फ्लूइड का मोशन नहीं हो रहा है। हाँ, अंदर जो छोटे छोटे एटम्स है वो वाइब्रेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका जो फ्लूइड है वो स्टेशनरी है। अगर फ्लूइड स्टेशनरी है मतलब ना तो फ्लूइड ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब जितना प्रेशर ऊपर से उतना प्रेशर नीचे से। किसी पॉइंट पे, याद रखना, मैं वापस क्या वर्ड कर रहा हूं, फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड भी बोल सकते हो या एक्सीलरेशन जीरो भी बोल सकते हो। स्टेशनरी फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे जितना प्रेशर ऊपर से आता है उतना ही नीचे से आता है। क्योंकि मान लो कि अगर नीचे वाला प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाला कम है, तो यहां का फ्लूइड तो ऊपर मूव करना चालू कर जाएगा, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। तो याद रखना, फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे सब तरफ से बराबर प्रेशर आता है। तो लिखो अपनी कॉपी में, प्रेशर एट ए पॉइंट, प्रेशर एट ए पॉइंट in a fluid, pressure at a point in a fluid from all the directions will be same. Pressure at a point in a fluid from all the directions will be same. अभिजीत देख मेरी बात सुन, अगर मान ले ऊपर से भी तेरा 20 पास्कल आया और नीचे से भी तेरा 20 पास्कल आया, तो इस पे नेट प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। लेकिन यहां पे प्रेशर 0 थोड़ी है, प्रेशर कितना है? 20 ऊपर से 20 नीचे से, है ना। प्रेशर कितना है? ऊपर से भी 20 नीचे से भी 20। तो मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, है ना। फोर्स, प्रेशर तो लग रहा है लेकिन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो प्रेशर 0 नहीं है, प्रेशर बैलेंस हो रहा है, ये याद रखना। 0 प्रेशर का मतलब तो यार तू वैक्यूम में पहुंच गया, तू वहां पे अंतरिक्ष में पहुंच गया, है ना। वैक्यूम में होता है 0 प्रेशर, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे प्रेशर है लेकिन बैलेंस हो रहा है। तो प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस विल बी इक्वल। ठीक है, तो आज देखो अपन ने फ्लूइड की जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी, तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन ये सब प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉपर्टी से एमसीक्यू बनता है, हर प्रॉपर्टी से ट्रू एंड फॉल्स बनता है, हर प्रॉपर्टी से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी बनता है ना। तो ये 3 प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। स्ट्रेस स्ट्रेन के जो मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें आज कराए, तुम चाहो तो उसको लिख लेना, मैं पक्का तुम्हें दूंगा, लिख लेना उसको। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप मुझे स्कूल के लिए निकलना है। और कोई डाउट है तो आप पूछो जल्दी प्लीज यार। ओके, कोई डाउट नहीं है तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगा, शाम तक भेजूंगा। इसकी शीट, वैसे देखो आप एक काम करना, एनसीईआरटी के स्ट्रेस स्ट्रेन के क्वेश्चन खुद ट्राई करना। इन 3 प्रॉपर्टी के तो ऐसे कोई क्वेश्चन होते नहीं है। अगली क्लास के बाद मैं तुम्हें इसकी शीट दे दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा, संडे एंजॉय करो, बाय बाय।